आप सांस ले रहे हैं, क्या ये सांसें आपको जिंदा रख रही है या धीरे धीरे आपको बीमार कर रही है? दिल्ली जो अपने ऐतिहासिक धरोहर के लिए जानी जाती है, आज वो पॉल्यूशन और कुहासे के लिए जानी जाती है। क्या आपने सोचा है कि आपके आसपास की हवा में क्या छिपा है? दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति लगभग 10 सिगरेट के बराबर प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। हवा में केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि ऐसे सूक्ष्म दुश्मन है जो आप देख नहीं सकते, PM 2.5 और PM 10। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जलते कचरे से निकलने वाले धुएं भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी अपने ग्रीन दिल्ली अभियान और इलेक्ट्रिक योजनाओं की बात करती है। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर पॉल्यूशन कम करने का दावा करती है। कांग्रेस दोनों सरकार को नाकामी का जिम्मेवारी ठहराती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये उपाय आपके सांसों को बचाने का उपाय है? एनसीआर की जहरीली हवा में इतना सुधार तो हुआ है कि हवा बहुत खराब से खराब श्रेणी में आ गई है। The average AQI reading in the city is 488. तो वो मेडिसिन ऐसे हम ले रहे हैं जैसे कैंडी। Air quality in India's capital Delhi has deteriorated to dangerous levels. Consists of chemicals or particles in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. ऑर्डर है, दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान का 10 से 12 साल कम होता है। इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? Don't worry, our politicians are on the job. They're making memes to mock each other. आज ना हम सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करेंगे, बल्कि उन पॉसिबल सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे जो दिल्ली को फिर से सांस लेने लायक बना सकते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कारण कौन सा है? पहला कारण है व्हीकल स्मोक, यानी गाड़ियों से जो धुआं निकलते हैं उससे पॉल्यूशन होता है। दूसरा है स्टबल बर्निंग, यानी पराली जलाना। तीसरा है इंडस्ट्री पॉल्यूशन। चौथा है घरेलू कार्य। चलिए एक एक करके इन पे चर्चा करेंगे कि ये कितने ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं इन पे। दिल्ली के सड़कों पर करीब 1 करोड़ व्हीकल है। पेट्रोल डीजल इंजन से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और PM 2.5 जैसे खतरनाक एलिमेंट होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि PM एलिमेंट क्या होता है? PM यानी पर्टिकुलर मैटर, वायु प्रदूषण से जुड़े सूक्ष्म कण यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो हवा में तैरते सॉलिड और लिक्विड कणों का मिश्रण होता है। ये कण ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। PM कण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक PM 10 जिनका डायामीटर 10 माइक्रोमीटर होता है। ये थोड़े बड़े कण होते हैं। आमतौर पर ये श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से जैसे नाक और गले तक पहुंच पाता है। ये PM 2.5 के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन जो ये दूसरा PM 2.5 है, इनका डायामीटर 2.5 मीटर होता है। ये बहुत छोटे कण होते हैं। ये इंडस्ट्रीज़, व्हीकल, पराली जलाना, कोयले से चलने वाली बिजली यंत्रों से निकलते हैं, इसमें ये होते हैं। ये सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये फेफड़े के गहराइयों तक जाते हैं और वहाँ पर जाके रक्त में मिलकर काफ़ी हानिकारक प्रभाव डालते हैं शरीर पर, और इनसे गंभीर बीमारियां जैसे हृदय रोग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कैंसर, यहाँ तक कि समय से पहले मृत्यु यानी प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकता है। PM 2.5 के और भी नुकसान है। ये पेड़ पौधे के पत्तियों में जम जाते हैं और इससे पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी को कमाते हैं। दूसरा है स्टबल बर्निंग, यानी पराली जलाना। हर साल पंजाब और हरियाणा के किसान अपने फसल के अवशेष यानी पराली जलाते हैं। सैटेलाइट डेटा दिखाता है कि पराली जलाने का कंट्रीब्यूट दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में 25% तक हिस्सा लेता है। दिल्ली में चल रहे कंस्ट्रक्शन कार्य में भारी मात्रा में धूल उड़ती है। सरकार के प्रयासों के बावजूद कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुली में रखी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। ऐसा देखा गया है कि कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करने के दौरान उत्पन्न धूल के मलबे को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन नेट का भी उपयोग नहीं किया जाता है। ग्रीन नेट ये आसपास के एरिया में धूल को पहुंचने से रोकता है, जिससे एयर की क्वालिटी जो है वो बेहतर होती है। चौथा है घरेलू कारण। ठंड के समय में लकड़ी और कोयले की खपत बढ़ जाती है। ठंड के समय में लकड़ी और कोयले का जलाना भी प्रदूषण में योगदान देता है। इस गंभीर समस्या को लेकर राजनीतिक दलों ने
अपनी क्या राय दी है, उनका व्यू पॉइंट क्या है और उन्होंने इन पे क्या स्टेप लिए हैं, इनके बारे में जानते हैं। आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया है। ऑड इवन स्कीम लागू किया गया है जो वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने का प्रयास था। ऑड इवन स्कीम के तहत वाहनों की रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक के आधार पर उनके चलने के दिन तय किए गए हैं। इनका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से पड़ा है। आइए इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इन पे जानते हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार किया, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रयास प्राप्त नहीं है। आइए जानते हैं कि बीजेपी का इस पर व्यू पॉइंट क्या था। केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य 2024 तक प्रमुख शहरों में प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करना था। पराली जलाने की समस्या के लिए किसानों को मशीनरी और सब्सिडी देने की घोषणा भी की। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये दोनों सरकार नाकामी है। उन्होंने पराली जलाने वाले किसानों के लिए अधिक सब्सिडी देने की मांग की है। पर्यावरणवादियों और शोधकर्ता ने इस बात की ओर इशारा की है कि राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद प्रदूषण नियंत्रण में बड़ी बाधा बन रही है। समस्या पर सिर्फ बयानबाजी होती है, लेकिन ठोस और दीर्घकालिक नीतियों की कमी साफ दिखाई देती है। चलिए अब जानते हैं कि इनका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना ज़रूरी है। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों और साइकिलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। इंडस्ट्रीज यूनिट के लिए नए और सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि और भी क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो लंदन में अल्ट्रा लो एमिशन जोन लागू किया गया, जिससे उनका प्रदूषण 30% तक घटा। चीन में ब्लू स्काई प्रोग्राम ने कोयले के इस्तेमाल को कम किया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया। और ये सब भी नहीं, प्रदूषण फैलते हैं सिर्फ एक लोग या नेता लोग के द्वारा नहीं। ये सब हर आम आदमी का जिम्मेवारी है कि वो अपने आसपास प्रदूषण नहीं फैलाए। यहाँ पर आम आदमी को समझना पड़ेगा कि प्रदूषण को वो किस तरह से रोके और किस तरह से जागरूकता फैलाए।